हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स। कक्षा 10 की फिजिक्स जिसका जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, जो पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार है, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। पुरानी एनसीईआरटी में जो हमारा था चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन को कहते हैं बच्चों हम रिफ्लेक्शन, परावर्तन होना रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन जो होता है बच्चों उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो थोड़ा सा अंतर है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर है। तो ये पार्ट जो है हमारा वो इसी पर आधारित है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। इससे पहले कक्षा 8 में हम बच्चों परावर्तन और अपवर्तन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके आते हैं, क्योंकि जो चैप्टर है वो हम छोटी कक्षाओं में कक्षा 7 और 8 में थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है, आपको पता है कि हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रो के बारे में जानकारी करते हैं, उसके टॉपिक्स बताते हैं। उसमें हम सबसे पहले इंट्रो का जानकारी लेते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, उसका क्या है पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो होगा बच्चों प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन को हम जानते हैं क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। परावर्तन में ही हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? जो परावर्तन पर आधारित युक्ति है वो है हमारी दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आगे बात करेंगे, गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण, तो इसी में बात कर लेंगे हम। इसमें हम दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, किस प्रकार दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का यानी कि इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी किस प्रकार से निर्माण होता है। चिन्ह परिपाटी जो है वो क्या है नहीं है, किस प्रकार से सवाल किए जाते हैं, दर्पण सूत्र क्या है और आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। तो जो हमारे पास दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उसी में हम प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन करेंगे बच्चों। चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या है, क्या नियम है, क्या किधर प्लस लेना है, कहाँ पर माइनस लेना है। दर्पण सूत्र का हम यूज करेंगे, दर्पण सूत्र क्या है, कैसे बनता है, और इस पर जो आधारित न्यूमेरिकल्स होंगे यानी कि सवाल होंगे वो हम सीखेंगे। और लास्ट में इसी में हम पढ़ेंगे आवर्धन, मैग्निफिकेशन। कोई लेंस किसी वस्तु का कितना बड़ा या छोटा चित्र बनाता है, इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, उसको हम कहते हैं आवर्धन। और लास्ट टॉपिक जो होगा बच्चों इस चैप्टर में वो हमारा होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बोले तो रिफ्रैक्शन। अपवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों? हम अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का अपवर्तन, उसी में हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम पढ़ेंगे एंड में लेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेंस। लेंस क्या है, कैसा होता है, लेंस के नियम क्या है, लेंस में भी हम ये पढ़ेंगे लेंस सूत्र क्या है, लेंस के लिए आवर्धनता क्या है। इन सब के बारे में जानकारी करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इस पार्ट के टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ। मैं इस चैप्टर में बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपसे किसकी बात करूँगा? टॉपिक्स की। टॉपिक्स में हमने बात कर ली है, सबसे पहले हम बात करेंगे वो है इंट्रो। अगले चैप्टर से हम स्टार्ट कर देंगे, अगले लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे प्रकाश का परावर्तन से। लेकिन हम इसमें केवल किसकी बात करेंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या है प्रकाश, किसे कहते हैं, प्रकाश पर आधारित युक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ इंट्रो। जो सबसे पहली जो हेडिंग है इस चैप्टर की वो है हमारे पास इंट्रो। देखिए बच्चों, पिछले चैप्टर में हम पिछले जो स्लाइड है उस पर हमने कुछ नहीं किया है, टॉपिक्स के बारे में बात की है। इंट्रो, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रतिबिंब निर्माण, चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन। और लास्ट में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तनांक, लेंस, लेंस सूत्र, लेंस से प्रतिबिंबों के निर्माण की सारी क्रियाविधि वगैरह देखेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इंट्रो के बारे में जानकारी करनी है, इंट्रोडक्शन लेंगे। तो देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले आपको एक परिभाषा देने जा रहा हूँ प्रकाश की। प्रकाश जिसे हम कहते हैं लाइट। इंट्रोडक्शन में हम पहले एक परिभाषा देखने जा रहे हैं जो कि है प्रकाश की। क्या प्रकाश बोले तो लाइट क्या है? प्रकाश यानी कि लाइट क्या है? तो लाइट क्या है बच्चों? हमारे चारों तरफ देखो लाइट है। लाइट बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज के दिन में जीवन है ही नहीं मानिए लाइट के बिना, क्योंकि आप जो
टीवी चल रही है, पीछे डिजिटल बोर्ड चल रहा है, वो लाइट से चल रहा है। हाँ, ये लाइट अलग है और जो हम बात करने जा रहे हैं वो लाइट थोड़ी सी अलग है, वो नेचुरल लाइट की हम बात करने जा रहे हैं। और हालांकि इसको कृत्रिम माध्यम से किसी लेज़र लाइट से वगैरह उत्पन्न कर सकते हैं। लेज़र लाइट का यूज करके हम इन एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और करते भी हैं, और अगर होगा तो मैं धीरे धीरे आपको इन सब से वाकिफ़ करवाऊंगा। आपके बारे में आपके सामने यहीं पर लाइव हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। तो प्रकाश देखिए वह भौतिक कारक है। भौतिक कारक मतलब इस जगत में जो कारक हमें ईश्वर द्वारा यानी कि प्रकृति द्वारा दिए गए हैं वो कारक क्या हैं, भौतिक कारक हैं। तो वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक, अब बच्चों इस बोर्ड पर यानी कि डिजिटल बोर्ड पर और जो वाइट बोर्ड हुआ करता था उसमें राइटिंग में बहुत अंतर आ जाता है बच्चों। ये क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है, लिखने में इसमें टाइम लगता है, जबकि जो अपना वाइट बोर्ड होता है उस पर मार्कर जल्दी जल्दी चलता है। तो वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक जो हमें क्या करता है, जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को देखने में, वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश कहलाता है। कॉल्स, कॉल्स का मतलब बच्चों हम क्या कहते हैं, कहलाता है। तो वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक, वह फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं तो इधर से ट्यूबलाइट जली हुई है, प्रकाश आ रहा है, तो वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को देखने में हेल्प करे, सहायता करे, वो क्या है बच्चों, प्रकाश है। वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है प्रकाश कहलाता है। अब देखिए हम वस्तुओं को दिन में देख पाते हैं, रात में नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के समय बच्चों क्या होता है, सूर्य होता है। क्योंकि हमारे पास जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत कह लीजिए आप, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, वो क्या है बच्चों, सूर्य है। तो दिन में सूर्य की उपस्थिति के कारण या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जबकि रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। इस लाइट की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम सूर्य की बात कर रहे हैं। नहीं तो हम रात को भी इस वस्तुओं को, इस कमरे में अमूमन अंधेरा रहता है इस कमरे में, तो ये लाइटें जली हुई हैं, उसके कारण आप मुझे देख पा रहे हो। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं लेने वाला हूँ कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण, दूसरा पॉइंट है दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हमने लिखा है बच्चों कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश है तो हम इजीली किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, इजीली। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ही है परावर्तन। क्योंकि अब देखिए जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो वस्तु जरूर उस प्रकाश का परावर्तन कर रही है। यानी कि इस वस्तु पर मान लीजिए कोई प्रकाश पड़ा और इससे टकराकर वापस गया, और वो वापस जो प्रकाश गया वो हमारी आंखों में जाता है। दोबारा सुनिएगा, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो तो मेरे ऊपर इस ट्यूबलाइट का क्या पड़ रहा है बच्चों, प्रकाश पड़ रहा है, और ये परावर्तित प्रकाश आप देख पा रहे हैं, इसी कारण मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर ये प्रकाश परावर्तन का नहीं करता, मैं इस प्रकाश का परावर्तन मैं आपको नहीं करता या कोई भी वस्तु नहीं करती, तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो क्योंकि मैं क्या आएगा कि दिन के समय हम सूर्य के प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु तभी दिखाई देगी जब वह उस पर पड़ने वाले प्रकाश का क्या करे बच्चों, परावर्तन करे। क्योंकि कोई भी वस्तु, वस्तु है बच्चों, ये दोबारा लिख देता हूं मैं, क्योंकि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देगी, क्योंकि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब वह उस पर पड़ने वाले, क्योंकि वह कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देगी जब वह उस पर पड़ने वाले प्रकाश का
परावर्तन करती है। तो हमें कोई भी वस्तु बच्चों तब दिखाई देगी जब वह उस पर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन करती है, और अगर परावर्तन नहीं करती है तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे मान लो मेरे सामने कोई खड़ा हो और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई खड़ा हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका पीछे रीज़न ये है कि उसने प्रकाश का परावर्तन नहीं किया है। भूत हो सकता है मेरे आगे लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसके आर पार जा रहा है प्रकाश, उससे टकरा कर मेरी आंखों में वापस नहीं आ रहा है। तो हमने लिखा है पहला तो प्रकाश की परिभाषा लिखी, वह भौतिक कारण जिसके कारण वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है या सहायक होता है, प्रकाश कहलाता है। दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, दिन के कारण हम सूर्य के प्रकाश के कारण वस्तुओं को देख पाते हैं, जबकि रात्रि में हम प्रकाश की अनुपस्थिति में, आगे हम इसी में लिखेंगे, पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन करती है। और परावर्तित जो प्रकाश है, यह परावर्तित प्रकाश आगे लिखेंगे बच्चों एवं, अब एवं लिखा है तो हम इरेजर की सहायता से इसको काट देंगे क्योंकि पूर्ण विराम नहीं आएगा, करती है एवं यह परावर्तित प्रकाश, एवं यह परावर्तित प्रकाश कहाँ गिरेगा, हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। परंतु हम स्टार लगा के लिख देते हैं यहाँ पर, परंतु हमें रात्रि के समय, परंतु हमें रात्रि के समय क्या होता है बच्चों, या हम लिख दें अंधेरे कमरे में, रात्रि के समय या अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है बच्चों, क्योंकि वहाँ प्रकाश अनुपस्थित होता है। बच्चों धीरे धीरे तेज लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने देखा, 2 पॉइंट देखे हैं बच्चों। प्रकाश किसे कहते हैं, वह भौतिक कारण जिसके कारण कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, प्रकाश कहलाती है। दिन के समय हम वस्तु को देख पाते हैं क्योंकि वो वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन करती है। याद रखिएगा बच्चों, कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन करती है। इसका मतलब सीधा सा है, जो वस्तु दिखाई दे रही है वो परावर्तन कर रही है, और जो वस्तु परावर्तन नहीं करेगी वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो हमने देखा है कि परंतु हमें रात्रि के समय या अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देती है, परंतु हमें रात्रि के समय या अंधेरे कमरे में वस्तु, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है क्योंकि वहाँ प्रकाश अनुपस्थित होता है, या हम वस्तु के बिना हमें कमरा भी दिखाई नहीं देगा, अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 2 है। अगले हम पॉइंट नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं बच्चों कि आपने सुना होगा पारदर्शी वस्तु क्या है, पारभासी क्या है और अपारदर्शी क्या है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पारदर्शी की। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। तो पारदर्शी वस्तु, अब आप जानते तो होंगे पारदर्शी वस्तु क्या है। पारदर्शी वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं, और परिभाषा भी तो यही है बच्चों, हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि वह वस्तु जिसके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी वस्तु कहलाती है। वह वस्तु जिसके हम आर पार देख सकते हैं पारदर्शी वस्तु कहलाती है। और हम लिखने जा रहे हैं कि पारदर्शी वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें से ही क्योंकि प्रकाश इससे आर पार जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु की परिभाषा यहीं आ गई कि आर पार हम देख सकते हैं। ऐसी वस्तु जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कांच है, कांच के आर पार हम देख सकते हैं। मैं दर्पण की बात नहीं कर रहा हूँ, कांच और दर्पण में अंतर होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में होते हैं। तो कांच, जैसे गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो हम गाड़ी के अंदर बैठे बैठे बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो पारदर्शी वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे आर पार जा सकता है। तो ये बच्चों इसमें 3 हमने देखे हैं। प्रकाश क्या है, दिन के समय हम कैसे देख पाते हैं, रात में हम नहीं देख पाते। पारदर्शी वस्तु के पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे आर पार जा सकता है। अगला पेज लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 की हम बात करते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 4, प्रकाश किरण।
पॉइंट नंबर 4 में क्या है बच्चों, प्रकाश किरण। रे क्या है, लाइट की रे। तो प्रकाश किरण क्या है बच्चों, जो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में जो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है उसी को हम प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश किरण क्या है बच्चों, प्रकाश जो किस रेखा में गमन करे बच्चों, एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को। तो प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करे, प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करता है, क्या कहलाएगा बच्चों, प्रकाश किरण कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाता है ऐसा प्रकाश जो सरल रेखा में। और हम जानते हैं, और आपने कक्षा छोटी क्लासों में है जो 7वीं 8वीं तक हम जानते हैं, पढ़ते भी हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन 10वीं तक ये कहानी चल जाएगी, लेकिन 11th 12th में जाके ये बात आधी सही है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है, ये गलत लाइन है। कैसे, वो आगे 11th 12th में फिजिक्स वाले सर बताएंगे आपको। तो प्रकाश किरण, प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश किरण कहलाती है। तो सीधी रेखा में गमन कर दिया। अब देखिए बच्चों, कोई वस्तु है, कोई वस्तु की छाया बनती है। ये मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत है, ये मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब इसका प्रकाश चलता है, ये इसका प्रकाश चला है बच्चों ये, तो यहाँ पर इसकी क्या बनेगी बच्चों, इस जगह इसकी क्या बनेगी बच्चों, छाया बनेगी। क्या बनती है, छाया बनती है, क्योंकि प्रकाश क्या होगा, यहाँ से आर पार तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये वस्तु कैसी रखी है, अपारदर्शी। ये वस्तु कैसी रखी है मैंने, अपारदर्शी। यानी कि कोई प्रकाश स्रोत है, कोई प्रकाश स्रोत है, और उसके रास्ते में कोई ऐसी वस्तु आ जाए जो अपारदर्शी है। इधर से प्रकाश स्रोत आ रहा है, इधर बीच में आ गई एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती, तो इसकी इधर क्या बनेगी बच्चों, छाया बनेगी। अगर इधर से प्रकाश स्रोत आ रहा है, बीच में अपारदर्शी वस्तु है, आप देख लीजिए आपके मकान की छाया पड़ती है, क्योंकि सूर्य क्या है, प्रकाश का स्रोत है, बीच में आपका मकान आ गया, तो मकान की क्या बनती है, छाया। तो ये प्रकाश का स्रोत है, अपारदर्शी वस्तु आ गई, ये प्रकाश का क्या है बच्चों, प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत है, बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, तो उसकी क्या बनती है बच्चों, छाया बनती है। इससे तो यह पता चलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकला है, इससे निष्कर्ष निकला है बच्चों कि प्रकाश सरल रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इससे तो हमें यह पता चल गया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन हम अगला पॉइंट जो ले रहे हैं बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है, अलग है। यानी कि इससे ये तो पता चल गया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। यानी कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन नहीं करेगा। कैसे बच्चों, इसको भी आप समझिएगा। जैसे ये कोई क्या है बच्चों, प्रकाश का स्रोत है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब इसके मार्ग में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु रखी है जो बहुत छोटी है, छोटी अपारदर्शी वस्तु, छोटी अपारदर्शी अगर वस्तु रखी है तो ये प्रकाश आएगा, प्रकाश अपने लगातार अपनी दिशा में बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमने एक ले लिया है बच्चों पर्दा, ये दोनों ही क्या हैं बच्चों, ये दोनों ही पर्दा हैं। इसकी छाया यहाँ पर बननी चाहिए थी अगर ये कण बड़ा होता तो। अब ये कण छोटा है तो क्या होता है बच्चों, जो प्रकाश की दिशा है वो हल्की सी मुड़ जाती है। प्रकाश की जो मार्ग चल रहा है, प्रकाश की दिशा जाना तो चाहिए था सीधा सीधा, और यहाँ पर क्या बनाना चाहिए था बच्चों, छाया बननी चाहिए थी। लेकिन अगर प्रकाश के मार्ग में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता, बल्कि उस वस्तु के किनारों पर हल्का सा बेंड हो जाता है, या मैं कह दूं मुड़ जाता है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इस घटना को? इस घटना को कहते हैं हम विवर्तन।
इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? हम इस घटना को विवर्तन कहते हैं। और ये जो विवर्तन की घटना है इसको हम तभी समझा पाएंगे जब इस प्रकाश को, ये जो प्रकाश आ रहा है इसको हम तरंग के रूप में माने, तरंग प्रकृति माना जाए तो ही हम इसको समझा सकते हैं। अब तरंग प्रकृति क्या है और कण प्रकृति क्या है इसके बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे। दोबारा सुनिएगा, अगर कोई लाइट का सोर्स बड़ा सोर्स है और उसके मार्ग में अगर छोटी सी अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता बल्कि उसके किनारे से हल्का बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को ही हम कहते हैं विवर्तन। यानी कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम। देखिए, यदि प्रकाश के मार्ग में रखी कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है। बच्चों धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पर राइटिंग पे थोड़ा सा असर तो पड़ेगा। यदि प्रकाश के मार्ग में रखी कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता बल्कि उस वस्तु के किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। अच्छी तरह लिख दूं बच्चों, थोड़ा सा मुड़ जाता है, बोले तो बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? उसमें बेंड आ जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को ही मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ कॉल्स, क्योंकि हमारी स्लाइड भर चुकी है। तो हमने देखा कि अगर प्रकाश का मार्ग है उसमें कोई अपारदर्शी वस्तु और अगर वो बड़ी है तो उसकी छाया बनेगी, और इससे तो सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। किस में गमन करता है बच्चों? सरल रेखा में गमन करता है। और फिर हमने देखा है, ये तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है कब? जब अपारदर्शी वस्तु है वो बड़ी हो। और स्रोत के मार्ग में अगर रखी अपारदर्शी वस्तु अगर छोटी है तो फिर हमने देखा है कि यदि प्रकाश के मार्ग में रखी कोई वस्तु अत्यंत छोटी है तो उस प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है बल्कि उस वस्तु के किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। इस घटना को कहते हैं बच्चों विवर्तन, और ये परिभाषा इम्पोर्टेंट है, विवर्तन। और इसी में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चों कि इस विवर्तन की घटना को हम केवल कब समझा पाएंगे? जब इस प्रकाश को हम किसके रूप में माने? तरंग प्रकृति के रूप में माने। किसके बच्चों? तरंग प्रकृति के रूप में माने। पीछे टच हो गया है मेरे से, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। हम नई स्लाइड लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं तरंग प्रकृति मैंने बोला, और बोला मैंने कण प्रकृति। तो प्रकाश जो था बच्चों, जो प्रकाश है उसको पहले किसके रूप में माना जाता था बच्चों? प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता था। किसके रूप में बच्चों? प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता था। और तरंग पर हमने देख लिया कि इससे विवर्तन की जो घटना थी उसको समझाया जा सका। फिर हम बताते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने निरंतर प्रयास किया, अभ्यास किया और नए नए खोज की। उसके बाद पता लगा कि प्रकाश कण के रूप में होता है। यानी कि प्रकाश की कैसी प्रकृति है बच्चों? कणीय प्रकृति है। कैसी प्रकृति है बच्चों? कणीय प्रकृति। पहले क्या कह रहे हैं कि प्रकाश की कैसी प्रकृति है? तरंग प्रकृति है। फिर कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा नहीं, प्रकाश तरंग नहीं है, प्रकाश कण है। प्रकाश कणों के रूप में जाता है, फोटोन क्वांटा, आगे पढ़ेंगे अपन 11th में। तरंग के रूप में जाता है, विवर्तन को समझाया, कण के रूप में जाता है। कुछ इसके द्वारा भी ऐसी खोजें की गई, कुछ ऐसी घटनाओं के नाम भी बताई गई जिन्हें केवल कण के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, वो हमारे 10th लेवल पर नहीं है। फिर कुछ वैज्ञानिक आए, तीसरे प्रकार के वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि हम इसको दोनों मानेंगे।
किसके रूप में? दोनों के रूप में। तो अगर आपसे कहा जाए प्रकाश क्या है, किस रूप में होता है, तो आप कहोगे दोनों। क्या कहोगे बच्चों? दोनों। प्रकाश के कई गुणों को तो हम तरंग प्रकृति के आधार पर समझा पाते हैं, और प्रकाश के कई सारे ऐसे गुण हैं जिन्हें हम केवल और केवल कण मानकर ही समझा पा सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हम इसको क्या मानेंगे? तरंग भी मानेंगे, और इसको हम कण भी मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? हम इसको तरंग भी मानेंगे और हम इसको कण भी मानेंगे। और ये जो सिद्धांत है बच्चों, इसको कहते हैं प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। ये जो दोनों मानने वाला जो सिद्धांत है, इसको कहते हैं प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। तो प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, कि हम प्रकाश को दोनों मानेंगे। प्रकाश को हम तरंग प्रकृति में भी मानेंगे और प्रकाश को हम कणीय प्रकृति भी मानेंगे। तो ये हो गया है बच्चों हमारा प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। और इसके अनुसार ये क्या कह रहा है कि प्रकाश किसके रूप में व्यवहार करेगा? दोनों के रूप में। दोनों का मतलब आप भली भांति समझ गए होंगे कि ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है और प्रकाश जो है वो कण के रूप में भी व्यवहार करता है। हालांकि इनके बारे में जो डिटेल्ड जानकारी है वो आप 11th की फिजिक्स में पढ़ेंगे। 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें हम इनको ही पढ़ते हैं। प्रकाश की जो घटनाएं हैं कुछ को तरंग के रूप में बताएंगे, कुछ को कण के रूप में बताएंगे। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर से संबंधित, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए एक बार रिवीजन में आपका करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि हमने चैप्टर नंबर 10 जो पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार है, कौन सी एनसीईआरटी के अनुसार बच्चों? पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार है, वो चैप्टर नंबर 10 शुरू किया है। और नई एनसीईआरटी में अगर बात करें तो ये बच्चों 9th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बच्चों? 9th चैप्टर है। कौन सा है? 9th। टॉपिक में हमने बात की इंट्रो, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, इन सब के बारे में जानकारी करेंगे। मैंने थोड़ा सा समझा दिया है आपको। इसके बाद जो अगला पेज है उसमें हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में प्रकाश क्या है। वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, प्रकाश कहलाता है। दिन के समय हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है क्योंकि प्रकाश का दिन के समय हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्योंकि वस्तु प्रकाश का परावर्तन करती है, और जो परावर्तन करके जो प्रकाश वापस आता है उसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। परंतु हमें रात्रि के समय या अंधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वस्तु प्रकाश का परावर्तन नहीं कर पाती, क्योंकि प्रकाश होता ही नहीं। तीसरा हमने पढ़ा है कि पारदर्शी वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तु जो है उसके हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि इससे प्रकाश आर पार जा सकता है। इसके बाद जो अगला पेज है बच्चों उस पर हमने देखा प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश किरण कहते हैं। फिर हमने देखा कि प्रकाश के स्रोत से अगर प्रकाश निकलता है, अपारदर्शी अगर वस्तु बीच में आती है तो उसकी छाया बनती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। अगला हमने देखा कि प्रकाश का जो मार्ग है वो चलता है, अगर उसकी मार्ग में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसमें क्या होता है, उसकी छाया नहीं बनती है बल्कि जो प्रकाश है वो हल्का सा बेंड हो जाता है। यानी यदि प्रकाश के मार्ग में रखी कोई अपारदर्शी अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता बल्कि उस वस्तु के किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, बेंड आ जाता है। इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन, और विवर्तन की घटना को हम केवल और केवल तरंग मानकर समझा सकते हैं। किसको माने? प्रकाश को। प्रकाश के बारे में देखा, प्रकाश तरंग के रूप में भी काम करता है और कण के रूप में। कुछ वैज्ञानिक तरंग मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक कण मानते हैं। कुछ गुणों को, कुछ घटनाएं जो होती हैं हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में, संसार में, हमारे आसपास, उनको हम तरंग के आधार पर समझा सकते हैं, जैसे कि विवर्तन को समझाया। और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम केवल और केवल कण की, जैसे मैंने नाम बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसी गुण का यूज करके जो सोलर पैनल वगैरह है उसका निर्माण किया जाता है सीजियम धातु का यूज करते हुए। कण हो गया, कणीय प्रकृति हो गई, और दोनों मानने वाले जो हैं वो है प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। ये प्रकाश को तरंग भी मानती है और ये प्रकाश को कण भी मानती है। तो बच्चों ये तो था इंट्रो। अगले जो वीडियो आएगा, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम प्रकाश के परावर्तन से इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए।